अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और आज सैटरडे है, आज वीकेंड है और मैंने तो अपना वीकेंड किस तरह गुजारना है, किस किस से मिलना है, क्या क्या काम करने हैं, मैंने वो तमाम तर चीज़ें ना तरतीब दे दी थी। कल रात को ही एक लिस्ट बना ली थी कि जनाब सुबह उठ के ये जो वीकेंड है इसमें मैंने क्या क्या करना है, क्योंकि एक छुट्टी मिलती है और एक छुट्टी में इतने काम पेंडिंग होते हैं कि वो करते करते पूरा वीकेंड गुजर जाता है और कब गुजरता है पता ही नहीं चलता है। तो मेरी तरह जो हमें देख रहे हैं, जो जॉब भी कर रहे होते हैं, जिन्होंने घर भी संभालना होता है, तो उनको भी यही मसला दरपेश होता होगा कि जनाब एक छुट्टी आती है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें करें, क्या क्या काम करें। तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने जो जो भी करनी है काम, किसी से मिलना है, कोई ग्रॉसरी करनी है, बच्चों के साथ बाहर जाना है, ख़रीदारी करनी है, कुछ भी करना है, आप उसको ना लिस्ट डाउन कर लिया करें। जब आप लिस्ट डाउन करते हैं ना, जब आप लिख लेते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि अच्छा आया कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रायोरिटी पे रखनी है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा टाइम देना है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा टाइम देना है। और वो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उन तमाम तर चीज़ों को करना, क्योंकि जब हम सब चीज़ें एक ही मरतबा करने की कोशिश करते हैं और लिखा ना हो, सिर्फ हमें ये होता है कि हमारे दिमाग में है तो हम कर लेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं अक्सर हम भूल जाते हैं और बाद में हमें याद आता है ओहो हमने तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमने करनी थी और हमें तो याद ही नहीं रहा है। तो इसलिए लिस्ट डाउन करना, लिखना बड़ा ज़रूरी होता है इन तमाम तर चीज़ों को। वैसे भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं ना तो वो आपके दिमाग में रहती है, वो आपके शऊर में, लाशऊर में कहीं ना कहीं रहती है और फिर वो भूलती नहीं है। तो इसलिए ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बताते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, तमाम तर मुश्किलात जो है ना उनसे आप दूर रहें। तो आज का जो कह लें कि पूरा दिन है वो आप लोगों ने किस तरह गुजारना है, क्या क्या चीज़ें, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अभी हमारा साथ साथ शो देखें और साथ साथ टाइम मिले तो आप लोग लिख लें कि आपने पूरा दिन क्या करना है, किससे मिलना है, ताकि आपका जो कल का दिन है या आज का जो वीकेंड शुरू हो जाएगा उस पर आप अच्छे तरीके से उसको एंजॉय कर सकें और हम भी इंजॉय कर सकें। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एशिया कप के हवाले से, क्योंकि कल होने जा रहा है हाई वोल्टेज टाकरा। जो पहली फ़तह तो हमने हासिल कर ली, एशिया कप स्टार्ट हो गया और आपको पता है कि कल पाकिस्तान का मैच था ओमान के साथ और हमने जो शिकस्त दी है ओमान को, आप समझ लें कि वन साइडेड मुकाबला ही हुआ है कल का, और जिसमें हमारे बॉयज़ ने, हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो पाकिस्तानी टीम ने पहला ही मैच जो है ना वो जीत कर एक शाहाना आगाज़ किया है इस टूर्नामेंट का। अब आगे जो दूसरा मैच हमारा जो पड़ाव पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है हमारे रिवायती हरीफ के साथ और वो है भारत। कल इसका ये टाकरा होगा दुबई में जो है ना, ये खेला जा रहा है मैच। तो इसके ऊपर कैसी कह लें कि हमारे टीम की, हमारे प्लेयर्स की तैयारी है, क्योंकि कुछ नए नाम, कुछ नए प्लेयर्स हमें इस दफ़ा टीम में मिल रहे हैं। बाबर आजम नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, उनको क्यों निकाला गया, क्या उनके जाने से हमारी टीम के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है, नहीं आया, अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, तमाम तर चीज़ें, तमाम तर तज्ज़िये हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए काशिफ महमूद भट्ट साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। काशिफ साहब, एशिया कप T20 टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और उसमें जो पहला मैच था हमारा ओमान के साथ, और हमने एक बड़ा ही शाहाना एक अंदाज के साथ आगाज़ किया है टूर्नामेंट का कि पहली फ़तह हमने समेट ली है। अब दूसरा मैच हमारा होने जा रहा है जी, पाक भारत मैच, जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार करती है कि जी कब ये दोनों मैदान में आएंगे और कब दोनों का हाई वोल्टेज टाकरा होगा। उस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो ओमान को हमने शिकस्त दी है उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये कहेंगे एज ए पाकिस्तानी के अच्छा आगाज़ था, फ़तह से आगाज़ होना एक अच्छी अलामत भी है। हाँ। लेकिन एज ए क्रिकेटर कहूँगा कि ये तरीका नहीं है जीतने का। अच्छा। कि पाकिस्तान की टीम ऐसा खेलेगी कि ओमान इंजॉय कर रही थी हमें बॉलिंग करके। अच्छा। और हमेशा पाकिस्तान टीम में जो छोटी टीम खेलती थी ना तो उसके सांस से खुश हुई होती थी। ओके। कि यार कि अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने 30 से 40 रन कम किए हैं। अगर उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है ना
तो उनको एक इम्पैक्ट शो करना चाहिए था कि हमारा जो पिछले 10 साल से होम ग्राउंड है, तो हम यहाँ पे यूज टू हैं वेदर के भी, पिच के भी, और ऑलवेज फील एट होम करते हैं इस जगह पे खेल के। फिर भी ये कहूँगा कि बॉलर्स ने मैच जिता दिया, जैसे पिछले हमें ट्राई सीरीज़ में बॉलर्स ने जिताया, लेकिन बैट्समैनों से जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। अच्छा आगाज़ था, जीत लिया, अब फतह जो है सारे गुनाहों पे पर्दा डाल देती है। 161 मतलब 160 स्कोर कम है, 200 से ऊपर जाना चाहिए था हमारा स्कोर, ये 200 करना चाहिए। लोअर मिडिल ऑर्डर ने किया, बैट्समैनों को अपना काम करना चाहिए था। आपको लगता है बैट्समैन ने नहीं काम किया उस तरह जिस तरह करना चाहिए था? क्योंकि दे आर हाईली पेड, दे आर हाईली स्किल्ड पीपल, उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि पाकिस्तान को सर्व करेंगे जैसे करना चाहिए। अब जो हमारे पहले टॉप 5 के प्लेयर हैं उन्होंने क्या किया और नीचे वाले 5 ने क्या किया कि उन दोनों का आपस में मिला लें, तो अगर नीचे से ये 40-50 ना होता तो पाकिस्तान 125-30 पे ढेर हो चुकी थी। मेरे ख्याल से कि ये अभी एक अलार्मिंग है। हम जिस टीम के अगेंस्ट हमने खेलना है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट की हार्ट बीट पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो उसके अगेंस्ट अगर आपने खेलना है तो फिर आपको अपना आप ही चेंज करना पड़ेगा। पूरा पैसा ही सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर लगा होता है लोगों का। हाँ, इतना बड़ा इवेंट जो है सिर्फ इस मैच के लिए ज्यादातर होता है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये देखा जाता है। मैं तो क्रिकेट की बात करूंगा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, ये नॉट ओनली इन एशिया, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, क्योंकि असल मैच ही वो होता है कि जहाँ पे ना क्रिकेट के साथ जज्बात भी खेले जाएं और एक हाई वोल्टेज मैच होता है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान की टीम टेबल पे मैं नहीं मानता T20 क्रिकेट, क्योंकि इस ऑन द डे ऑन द स्पॉट जिसने परफॉर्म कर दिया वो मैच ले जाता है। ये बड़े नामों की गेम नहीं है, क्योंकि हमने भी बड़े नामों को रेस्ट करवाया है। उनके पास उनके 2 बड़े नाम थे, वो भी नहीं आ रहे। अच्छा, जैसे हमारे बाबर रिजवान टीम का हिस्सा नहीं है, उनका विराट कोहली रोहित शर्मा टीम का हिस्सा नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। पहले मैच में नजर भी आए इंडिया के, बुखलाए नजर आए थे, क्योंकि विराट कोहली जो है बैकबोन का रोल प्ले करता था इंडिया के लिए, और वो टीम का हिस्सा नहीं है। और दूसरा जो मेन वजह है, एक जो नज़र आया साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हमने उनके 6-0 से हम उनके ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने उनके राफेल गिराए हैं वो, क्योंकि उनका जो क्योंकि उनका कप्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी ना, वो फंसा सा और एक ना गुमा सा नज़र आया था। तो हमारे लिए बड़ा एक एज है कि हमारा जो कप्तान है वो रिलैक्स है। अच्छा। वो एक प्योर लिए स्टेशन पे रहता है, लाहौरिया पूरा, और मेरे साथ तो बस 15 साल इकट्ठे खेले हैं। वो एक चिल ठंडा आदमी है, वो उसने एटीट्यूड अपना ऐसे ही रखना है जैसे हमेशा उसका क्रिकेट में आता है, और उसने चेंज भी लेके नहीं आया। ये एक अच्छा साइन है इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान के, वो काम पर्सनैलिटी है, उसको सिर्फ अपने काम पे फोकस है। और वो इंडिया के अगेंस्ट हमारा ये एज है कि हमारा कैप्टन पॉजिटिव है और बड़ा काम पर्सनैलिटी है, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा टीम में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, और ख़ास तौर पर जैसे सलमान अली आगा का भी ये पहला टूर्नामेंट है जो जिसकी क़यादत वो टीम की कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, तब्दीलियां भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, नए प्लेयर्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं अपनी टीम में, तो मोटिवेटेड है हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स? और इस दफ़ा एक होता है ना कि जब आप नए आते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल वैसे ही बहुत ज़्यादा, स्पार्क बहुत ज़्यादा होता है, और आप कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये वही वाला सीन चल रहा है पूरी हमारी टीम के अंदर। 2 बातें होती हैं, एक आपको स्पार्क आपके अंदर होता है, लेकिन आप कंफर्टेबल जोन में ना हो तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। सही। आपका घुटा माहौल लगे, आपको स्माइल ना दे चेहरे पे, आपका कोच, आपका कैप्टन या सीनियर प्लेयर आपके साथ वैसे ना हो, तो फिर आप जबरदस्ती वाला स्माइल लेके आते हैं, वो नजर आ जाता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ से बात करूं कि पुराना का राजा हंस के भी खुआना, रो के भी खुआना, प्लेयर्स में ये 15 तो आ गए हैं। आपको इसी से काम लेना है, इन्हीं पे काम, इन्हीं को प्लान देना, इन्हीं से आगे हमने जीतना है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ रोल डिफाइन कर दें कि साइम अयूब का क्या रोल है और फ़खर जमान 2 लेफ्ट हैंडर हैं, इनका रोल क्या पाकिस्तान टीम में। ये टॉप के 5 बैटर हैं, साइम अयूब का एक उसको ये बता देना चाहिए कि ये PSL नहीं है, आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पूरी दुनिया को जवाब देना, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। आप ऐसे डोइयाँ मार के, छोटी शॉट मार के आउट होंगे, हमें ये हजम नहीं हो रहा। सही है। PSL में लग जाती है, वहाँ पे चिट्टे ट्रैक हैं, यानी कि पटाखा विकेट होता है, लाइक अ सीमेंट, जहाँ दिल करे उठा के मार दी, क्योंकि वो एंटरटेनिंग क्रिकेट, लीग क्रिकेट है। आप उस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में आ तो गए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कब आएगी? ठीक है। पूरी दुनिया सईदन और आमिर सुहेल को देखती थी, मैथ्यू हेडन लैंगर को देखती थी कि यार ये ओपनर्स हैं, आए हैं, कुछ ना कुछ करके जाएंगे, एंटरटेन करके जाएंगे। इसको इस मॉडर्न लैंग्वेज में कहूँगा, एंटरटेन करना है। यू आर द डांसर, आपने एंटरटेन करना पूरी दुनिया को, अपने खेल से, अपने एक्ट से आपने एंटरटेन करना। जब एंटरटेन ही नहीं करेंगे तो फिर आपको अभी तक क्या आप स्टार से सुपरस्टार क्यों नहीं बन रहे? फास्ट बॉलर और ओपनर ये विद इन 1 ईयर स्टार से सुपरस्टार बन जाते हैं,
पाकिस्तान का जो क्रिकेटिंग कल्चर है। लेकिन साइम अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि वो सुपरस्टार बनने जा रहा है, अभी तक उसी में घूमी जा रहा है, खुद डडू बनी जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको जंप करना चाहिए समुद्र में कि पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना, उसको कोई बतलाए, उसका बड़ा या उसका कोच, कि कैसे खेलना भाईजान अगर रन्स नहीं हो रहे। तो दूसरी तरफ फ़खर जमान जो एक पिंच हिटर है पहले दिन से अभी तक, उसका वे ऑफ प्लेइंग यही है। अब मेरे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट बड़ी हैरानगी की बात है कि वो चौथे पे आ रहा है स्पिनर खेलने के लिए, जिसको सारी ज़िंदगी स्पिनर खेलना ही नहीं आया। अब वो पाकिस्तान को चौथे नंबर पे आ रहा है। चौथे मतलब का मतलब है कि बैकबोन टीम की, अगर ऊपर से 2-3 आउट हो गए तो उसने रोकना है, अगर चल रहा है तो उसने आगे कंसिस्टेंसी और लेके आनी कि ताकि रिदम ना टूटे। अब फ़खर जमान के साथ एक्सपेक्ट कर लें एक फ़खर जमान तो पठान और वो अपना प्लान चेंज करेगा मेरे नहीं ख्याल से। अच्छा। तो उसके साथ शफल करना चाहिए, कप्तान को, कोच को बैठ के दिमाग लगाना चाहिए कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैच है। नहीं तो उनको फिर किस नंबर पे लेकर आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच। अच्छा, किसी का नंबर पक्का नहीं है T20 में। T20 क्रिकेट में आप साथ में भी जा सकते हैं, ओपन भी आ सकते हैं। हसन नवाज ने ओपन पे 100 किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने पहले मैचों में, उसके बाद आपने उसको 6वें नंबर पे फेंक दिया जी कि हमारा स्ट्राइकर जी है। आई मीन दिस इज द वे ऑफ क्रिकेट टू प्ले मॉडर्न क्रिकेट। ये तरीकाकार नहीं है और उसको खुद ही नहीं पता कि वो एज ए क्या खेल रहा है। सिलेक्ट हुआ एज ए ओपनर, आप उसको 6वें नंबर पे भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पाकिस्तान के। इंडिया के अगेंस्ट आपको ABC 3 प्लान्स के साथ जाना पड़ेगा, नॉट लाइक दिस का जी तेरा ये नंबर, नो, नॉट लाइक दिस। तो कल का जो हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया हमने किया है कि क्या कर सकते हैं, किस तरह की शफलिंग होनी चाहिए हमारी टीम के अंदर, और ओमान का जो मैच है वो कैसा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए काशिफ महमूद भट्ट साहब ने हमें आज ज्वाइन किया था, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन के हवाले से, और आज हमने बात करनी है मसूड़ों के हवाले से, क्योंकि दांत कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर बात करते रहते हैं, उनकी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मसूड़ों में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है या मसूड़ों का कोई मसला हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आपके दांत भी उससे इफ़ेक्ट होंगे। तो मसूड़ों की बीमारियों की क्या वजह है, किस तरह उनको कह लें कि उसकी हिफाजत की जा सकती है। आपको पता है कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, हम ब्रश कर रहे होते हैं तो यहाँ पर पस पड़ जाती है। ये तमाम तरह चीज़ें हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि अगर आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, यहाँ पर कट लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको, ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर असना मुस्तफ़ा मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि डेंटिस्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर असना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं ठीक हूँ। सलाम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर असना, दांतों के वाले से तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन मसूड़ों की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी प्रॉब्लम्स मसूड़ों के हवाले से भी तो होती होंगी ना, जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या क्या कह लें कि बीमारियाँ या क्या क्या ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं मसूड़ों के हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सबसे पहले जब शुरू किया तो आपने बताया कि मसूड़ों से खून आना। हाँ। तो ये एक बहुत प्राइमरी सिम्टम है जो पता चल जाता है लोगों को ईज़िली कि जब ब्रश कर रहे होते हैं मसूड़ों से खून आता है, या मुंह से बुरी स्मेल का आना, बदबू का आना, वो भी गम्स के इन्फेक्शन या गम डिज़ीज़ का एक पहलू, यानी उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे मसूड़े ठीक नहीं। इसके अलावा टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा। और मुंह का टेस्ट चेंज होना, मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू का होना, या मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना, ये प्राइमरी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि मसूड़े ठीक नहीं हैं। तो मसूड़ों की बीमारी यहाँ जैसे मैंने बताया इन सिम्टम्स से शुरू होती है, और बढ़ते बढ़ते आपको अगर मैं बताऊँ तो इतना चला जाता है कि हड्डी घुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसूड़ों के साथ, मसूड़ों के अंदर दांत नहीं होते, मसूड़ों के साथ हड्डी होती है जिसके अंदर दांत लगे होते हैं। अगर मसूड़े इन्फेक्टेड रहते हैं, सूजे रहते हैं, सोजिश रहती है उनमें, तो डेफिनेटली जिस हड्डी में दांत लगे होंगे वो हड्डी भी अफेक्ट होगी, उस हड्डी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ये जो गम। फिर आपके दांत जो है ना वो गिरना शुरू हो जाएंगे, निकल आएंगे। बिल्कुल, दांत लूज हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। दांत अमूमन पेशेंट्स आके कहते हैं कि दांत बड़े दिख रहे हैं। अच्छा। तो बड़े दिखने का मतलब है कि वहाँ से गम रिसेशन जिसे हम कहते हैं, बोन लॉस शुरू हो जाता है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस, यानी ये सारे पेरियोडोंशियम, हड्डी, गम्स और ये मसूड़ों, ये इसका
लॉस कहते हैं। इसका इन्फेक्शन भी यही चीज़ है। ठीक है, तो ये होता क्यों है? मतलब अगर गम से आपका एक तो खून, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम ब्रश करते हैं खून आ जाता है, या आपके गम्स सूजे रहते हैं, स्वेल रहते हैं। दूसरा जैसे आप बता रहे हो कि उसकी हड्डी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। कॉजेज़ क्या हैं इसके पीछे, क्यों होता है ये? अच्छा, इसके बहुत कॉजेज़ हैं। उसमें एक कॉज तो सबसे बड़ा ये है कि आप हाइजीन मेंटेन ना करें, ब्रशिंग प्रॉपर ना करें, अपना टाइमली ओरल स्क्रीनिंग यानी जिसे कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, आप स्केलिंग अपनी ना करवाएं, स्केलिंग पॉलिशिंग ना करवाएं। इसके अलावा जो कुछ और रीज़न्स हैं वो ये भी हैं कि आप जेनेटिक्स में भी ये चीज़ होती है कुछ लोगों के कि हड्डी का जल्दी घुलना और गम, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स में भी आती हैं। इसके अलावा मैदे की कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो आपके गम्स पे प्रेजेंट करती हैं, गम डिजीज़ होती है, पेरियोडोंटाइटिस, हड्डी घुलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों को भी ये प्रॉब्लम होती है, बल्कि शुगर की अक्सर तशख़ीस ही हम गम इश्यूज़ से करते हैं, गम डिज़ीज़ से। इसके अलावा हार्ट इश्यूज़ भी कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से गम्स ख़राब हो जाते हैं, और कुछ मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से गम्स की बीमारी नहीं कहेंगे उसको, कुछ मेडिसिन हैं जो गम्स को बड़ा होने में, जिसको हम यानी अपनी सूजन कहते हैं, तो वो बड़े हो जाते हैं, यानी वो दांत को कवर कर लेते हैं। कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं। तो ये सारी वजूहात है जिनकी वजह से, और हाँ एक और वजह कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जिससे आपके यानी जो प्रॉपर विटामिन्स अगर बॉडी को नहीं मिल रहे या कोई डेफिशिएंसी बॉडी में है, उसकी वजह से भी गम्स स्वोलन रह सकते हैं और गम्स की इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे आपने विटामिन्स की बात की है, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिकली विटामिन्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाए और वो डायरेक्ट हमारे मसूड़ों के ऊपर या हमारे दांतों के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं? अच्छा, सबसे ज़रूरी गम्स के लिए विटामिन है वो विटामिन सी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग, गम्स होना, मसूड़े सूजना, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा सिर्फ विटामिन सी नहीं है, इसके अलावा विटामिन ए है जो गम हेल्थ को, गम्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। विटामिन ए कम हो तब भी गम्स ठीक नहीं रहते। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें बायोटिन B7, उसकी कमी से भी गम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा और विटामिन्स भी हैं। विटामिन डी ना सिर्फ दांतों को ख़राब करते हैं, बल्कि दांत ख़राब होंगे तो आपके ऑब्वियसली गम्स में भी वो चीज़ आएगी। तो ये सारे विटामिन्स, इनकी कमी या प्रॉपर अमाउंट का इनटेक ना होना, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू गम डिजीज़। और इनका प्रॉपर इनटेक और प्रॉपर आप अगर इसको अपनी डाइट में शामिल करें तो बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, तो ये बीमारियां उतनी ही कम होंगी। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि जब हमारे गम्स इन्फेक्टेड रहते हैं, ये मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि जब हमारे गम्स, जब हमारे मुंह में इतने बैक्टीरिया होंगे तो आप जो भी चीज़, हमारी बॉडी का इनलेट सिर्फ ये मुंह है, तो जो भी चीज़ खाएंगे वो उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होके आपके मैदे में जाएगी, तो वो आपकी डाइट या आपका जनरली हेल्थ भी इस वजह से अफेक्टेड रहेगी। सही है। अच्छा, यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपके दांत जल्दी गिर रहे हैं या फिर कोई मसला आ रहा है तो कैल्शियम की कमी होगी, तो ये कैल्शियम का लेना देना है हमारे दांतों के साथ, हमारे गम्स के साथ? बिल्कुल, कैल्शियम विटामिन डी का एक सर्टेन एज तक बिल्कुल रोल होता है, जिसको हम ग्रोइंग एज कहते हैं। यूजुअली mid-20s तक कैल्शियम का रोल। उसके बाद हमारी रिवर्स एजिंग शुरू हो जाती है। जब रिवर्स एजिंग शुरू हो जाती है तो कैल्शियम का उतना रोल नहीं रहता जितना हाइजीन की मेंटेनेंस का रोल होता है। आप रेगुलर अपने डेंटल चेकअप्स कराएं, अपने पास जो घर के पास क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डेंटल हॉस्पिटल, वहाँ से चेकअप्स करवाएं, रेगुलर क्लीनिंग करवाएं, ब्रशिंग प्रॉपर्ली ट्वाइस अ डे करें, रात सोने से पहले, माउथ वॉश का यूज़ करें। ये सारी हैबिट्स का इस्तेमाल अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो कम से कम चांसेस हैं कि गम की डिजीज़ या फिर आपको दांतों का मसला हो सकता है। आज हमने मसूड़ों के हवाले से बात की है कि मसूड़ों को साफ़ सुथरा कैसे रखना है, और मसूड़ों का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से दांत भी मुतासर हो सकते हैं। तो डॉक्टर असना मुस्तफ़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी। डॉक्टर असना, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ फ़िटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं, और आज हमने आपको बताना है कि अगर आपके पट्ठों में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, बहुत ज़्यादा आपको स्टिफनेस रहती है, जिस्मानी थकावट
रहती है तो उसके लिए आपने किस तरह का योगा करना है, किस तरह की एक्सरसाइज घर में करनी है ताकि आप जिस्मानी तौर पर जो है ना तंदुरुस्त हो सके और एक्टिव हो सकें, एक्टिव लाइफस्टाइल आप अपनाएं। तो इस पर बात करनी है हमने। मुख्तलिफ पेन्स हो रही होती हैं हमारे जिस्म के अंदर जी, टांगों में दर्द हो रही है, हमारे पट्टे खिंचे हुए हैं, हमारी कमर में दर्द हो रही है, मुख्तलिफ जो पेन्स है ना उसकी शिकायत कर रही होती हैं ख़वातीन भी। तो उनके हवाले से आज जो चीज़ें हैं ना वो अना हमारे साथ लेकर आई हैं, एक्सरसाइज कुछ ऐसी और आप घर में किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं वो बताएंगी। अना ताहिर हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है। अना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अना, आज मुख्तलिफ पेन्स जो हैं उनकी रेमेडी आपने बतानी है कि वो उनको दूर कैसे करना है हमने घर पे रहते हुए। अच्छा, मुख्तलिफ पेन्स की वजूहात यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हमारी एक तो नींद नहीं पूरी होती, ठीक है। हर टॉपिक पे जब भी मेरा शो होता है उसमें मैं ज़रूर ये कह रही होती हूँ अपनी डाइट को आप देखें, डेयरी को अपनी यूज़ रखें। डेयरी को आप डे में 2 दफ़ा यूज़ करें। मतलब अगर आप सुबह को योगर्ट ले रहे हो, रात को आप गर्म दूध ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो दूध नहीं पीते, स्मेल आती है। आप उसका टेस्ट चेंज कर ले, आप उसमें थोड़ा सा चोको पाउडर डालें, कुछ इस तरह की चीज़ करके आप ले तो ज़रूर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में इस्तेमाल करें ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, ठीक है। जो भी ग्रीन है, पालक है, साग है, बीन्स हैं, कुछ भी, मतलब वो मटर के दाने, इस तरह की, पालक हो गई, मेथी हो गई, ग्रीन सब्जी जितनी भी है आप उसको डेली की रूटीन में ऐड करें अपनी डाइट में, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं हम तो रात को सैलेड खा कर सोते हैं। ये रात को आपने सैलेड नहीं खाना, आपने दोपहर में खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टारगेट करने लगी शोल्डर को, ठीक है। ये हर एज की लेडीज़ भी कर सकती हैं, मेंस भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से आपने टाई किया, ठीक है। शोल्डर से आपके आर्म्स बाहर गए, ठीक है, ठीक है। और चिन अप रखते हुए बैक जाएंगे, ओके, और फ्रंट साइड पे आएंगे। जिनको फ्रोजन पेन भी है ये उनके लिए भी अच्छी है, सही है, ठीक है। ओके, बैक जाएंगे और ये 10 to 20 टाइम्स आप इसको अटेम्प्ट करें और बिल्कुल स्लो करें। अगर आप फुली बैक नहीं जा सकते, इस तरह से नहीं जा सकते, स्टार्टिंग में आप नहीं जा सकते, आप जस्ट यहाँ तक इतना भी रह लें, आपने अपने मसल्स को जो है पेन नहीं देना, ठीक है, ठीक है। इतनी स्टिफनेस में रहना है कि आपके जो है मसल्स को बर्दाश्त कर सके। आप स्ट्रेट करके बैक, ओके, ठीक है। अच्छा, ये आपके उसको भी करेगी और आपके बाजुओं को भी टोन अप करेगी। शेप में भी आते हैं, आपके बाजू भी शेप में भी आते हैं। ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करके ये स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। आप कभी भी 1 घंटे के लिए मत बैठे। आधे घंटे के अंदर आपने 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी को वॉक देनी है, ठीक है, ठीक है। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी चेयर पे उठ जाए, बैठ जाए, टो पे आ जाए, उठ जाए, बैठ जाए, उठ जाए, बैठ जाए, ठीक है। अपने मसल्स को इस तरह से वार्म करें। स्केल ले लें, पेन ले लें, स्केल ले लें, आप उसको इस तरह से करेंगे, देखिए, ठीक है। बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर पेन के लिए। जस्ट आप बोतल भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको वो उसे स्ट्रॉलर से बताया, सिंपल आप इसे भी कर सकते हैं। वर्कआउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको प्लान करना है कि मैंने वर्कआउट कैसे करना, ठीक है। सिंपल है, मोटिवेट करना है बस कि आपने वर्कआउट करना है, वरना ये यहाँ पे आके ना बस थोड़ा सा इंसान रह जाता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रही होती है। डंबल्स नहीं है हमारे पास, हम वर्कआउट नहीं कर सकते। डंबल्स लाएंगे ना फिर मैं प्लान करूँगी, ठीक है। होता है ऐसे। हाँ, तो मैंने फिर आज यही सोचा, मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना मैं घर में ही आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सिंपल आप अपनी साइड्स के लिए, ठीक है, डाउन। बहुत सारी लेडीज़ की यहाँ पे फैट होता है, फैट आ जाता है, बॉयज़ के भी अब तो बॉयज़ के साथ साथ ही चल रहे हैं, ओके, कड़ा मुकाबला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेडीज़ का फैट तो आना ही होता है। अच्छा, लेडीज़ के हार्मोन्स की चेंजिंग होती है, गायनी का इश्यूज आ जाते हैं, हाँ, तो हो जाता उनको तो आना ही होता है। कह लें कि मोटापा बना औरतों के लिए, लेकिन मर्द के ऊपर मोटापा आना फिर सोच लें बहुत मुश्किल है उसको कम करना। अच्छा, और कल मैं पढ़ भी रही थी इस चीज़ के ऊपर, एक रिसर्च मेरे सामने आई कि जो मतलब मर्द और औरत में जो जल्दी फैट बर्न कर सकते हैं ना, वो मर्द हजरात जल्दी, उनमें जल्दी फैट बर्न होता है और औरतों में थोड़ा सा स्लो होता है। औरतों में स्लो होता है इसलिए
कि हमारी बॉडी में फैट बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, मेल हजरात जो है वेट ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, वेट ट्रेनिंग की तरफ लेडीज़ बहुत कम जाती हैं, जबकि वेट ट्रेनिंग जो है आपको हेल्प आउट करती है आपका वेट कम करने में। ठीक है, एक फैट बर्न करना अलग काम है, आपको वेट कम करना अलग काम है। ठीक है, आप सिर्फ अपने फैट बर्निंग की तरफ ध्यान दें, आपका वेट खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा ओके, अब जिनकी कमर में पेन रहती है, ठीक है, वो स्लो इतनी वाटर ले लें, नीज को माइनर सा बेंड करके स्लो डाउन, अगर आपकी टो तक नहीं जा रही इट्स ओके, और अप साइड, और ये बिल्कुल ऐसे स्लो मोशन में करेंगे आप, स्लोमो में बिल्कुल करेंगे, आपने बिल्कुल भी बैक पे झड़क नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक टिप है कि बहुत सारे लोग ऐसे है कि भी लेडीज जब घर में वर्क कर रही होती हैं, सफाई कर रही होती है, टेबल खींचे, कमर में बल पड़ गया, कब कोई भी चीज़ को अगर आपने खींचना है या उठाना है, उस चीज़ को आपने नीज को हमेशा बेंड करके उठाना है। आपके नीज बेंड होंगे देन आप उसको उठाएंगे। अगर आप स्ट्रेट में उठाएंगे तो आपकी बैक कमर के ऊपर सारा जो है ना वो स्ट्रेच जाएगा। जब आप नीज को बेंड करते हैं तो आपकी थाई सारा जो है ना आपका वेट ले लेती है, आपकी बैक पे नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बैंड्स मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको पकड़ लेंगे, जिनके ये देखिए, ठीक है, अप एंड डाउन। ये 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइजेज हैं और आप इतने रिलैक्स हो जाओगे इससे कि आपको फील होगा कि हाँ मेरे यहाँ पे, आपका माइंड भी रिलैक्स होता है। जब आपके शोल्डर में स्टिफनेस आती है आपको हेडेक शुरू हो जाती है, आपकी आइज़ में पेन आ जाता है, ये हर चीज़ जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको वेट ट्रेनिंग की हेल्प करता है, ये इससे आपके मसल सॉफ्ट होते हैं। सही है। इसकी जितनी भी इसके आप पावर लगाएंगे, स्ट्रेच करेंगे जितना ज़्यादा, उतना आपका मसल जो है ना वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि आप अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भी अपने पूरे करें, उसकी वजह से भी क्रैम्स और ये जो स्टिफनेस मसल जो है उनमें आना शुरू हो जाती है। तो आज हमने कोशिश की है कि आप घर में रह के जो एक्सरसाइज कर सकें वो आप तक पहुंचाया जा सके। अना ताहिर हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। अना, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे निज़ाम तालीम के हवाले से। और आजकल हमारा निज़ाम तालीम जो है ना ढका छुपा नहीं है। पिछले कह लें कि 75 साल से ही इसके ऊपर बहुत सारी अमेंडमेंट्स भी हो रही हैं, बहुत सारे इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, वो मुख्तलिफ इकदाम उठाते हैं निज़ाम तालीम को बेहतर करने के हवाले से। लेकिन अभी तक जो है ना कहीं लूप होल्स बाकी हैं, कहीं ना कहीं ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको मीट करना मुश्किल हो जाता है फॉर द टाइम बिंग। तो आज हमने इसी वाले से एजुकेशन में क्या क्या इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, हमें जदीद तकाज़े हैं, आपको पता है जदीद दौर है, तो उसकी मुताबिकत से क्या क्या इस्लाहात हैं जो हम एजुकेशन में हमारे निज़ाम तालीम में लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए मुज़म्मिल महमूद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन ऑफ चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स हैं एजुकेशन के हवाले से। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कह लें कि इन्फॉर्मेशन है, वो भी उनसे गैदर करने की कोशिश करेंगे। मुज़म्मिल साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब, हमारा जो निज़ाम तालीम है आपके सामने ही है, कोई ढका छुपा नहीं है, हर चीज़ हर किसी के सामने ही है। पिछले 75 साल से हम बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि बेहतरी लेकर आई जाए, कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कि आ जाती है बेहतरी। आजकल अगर चले तालीमी बोर्ड्स की बात कर ली जाए, पिछले दिनों हमारा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया जिसमें 4 लाख कैंडिडेट्स थे, सिर्फ उसमें से 1 लाख कैंडिडेट जो है ना वो पास आउट हुए, 3 लाख जो है वो फेल हो गए। इसके ऊपर एक तो आप क्या कहेंगे, दूसरा जो निज़ाम तालीम में इस्लाहात लाने की जो कोशिश की जा रही है तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, किस तरह की लेकर आई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें क्योंकि हमारे 9 एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं और मैट्रिकुलेशन है, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्लास 9 है और क्लास 10 है।
तो क्लास 10 का जो रिज़ल्ट आया, जो मैट्रिकुलेशन भी अमूमी तौर पे जिसको कहा जाता है, 10वीं का इम्तिहान, उसमें तकरीबन 14 लाख के करीब बच्चे अपीयर हुए थे और 3,58,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो उसमें पार्शली या मुकम्मल तौर पे फेल हो गए, बाकी बच्चों ने कामयाबी हासिल की। लेकिन इसमें हमारे लिए जो ज़्यादा कंसर्न की बात थी वो 9वीं जमात का रिज़ल्ट था, जिसमें ज़्यादा बच्चे फेल हो गए हाँ। और कम बच्चे पास हुए। तो इस हवाले से 2-3 पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। नंबर 1 ये कि हमें इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई भी कैटास्ट्रोफी जो है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती, सानिहा एक दफ़ा में नहीं होता, उसका कोई बैकग्राउंड होता है। बिल्कुल ऐसे 2019 से एक अजीबोगरीब फैसला किया गया कि क्लास 1 से क्लास 8 के बच्चों तक का इम्तिहान ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो बोर्ड का होता था, जो बोर्ड का भी होता था और इंटरनल भी जो एक प्रॉपर एग्ज़ाम होता है वो फॉर्म ख़त्म करके उसकी जगह लार्ज स्केल असेसमेंट इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अब वो लार्ज स्केल असेसमेंट क्या थी कि 5% बच्चों का एक सैंपल लेके उनका एक टेस्ट लिया जाएगा और जो वो बच्चे परफॉर्म करेंगे वो मार्क्स बाकी सब बच्चों को बगैर कोई इम्तिहान में अपीयर हुए दे दिए जाएंगे। अच्छा, ठीक है। 2019 से लेकर 2025 तक जो क्लास 1 से क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स प्रमोट हुए उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स अपीयर होते थे लार्ज स्केल असेसमेंट में, और वो भी असेसमेंट ये थी कि स्कूल के पास वो 2 हफ्ते पहले पहुंच गई, टीचर्स के पास वो पहले से मौजूद है। ऑब्वियसली स्कूल ने अपना रिजल्ट अच्छा दिखाना है, उसके लिए मैंडेटरी है, तो उन्होंने उन्हीं टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे उनकी तैयारी बच्चों को करवा दी, बच्चों ने वो दे दिया, रिजल्ट बड़े अच्छे आ गए। तो अपेरेंटली क्लास 8 का रिजल्ट सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं मोर देन 90% मार्क्स के साथ। मतलब रट्टा सिस्टम था? रट्टा सिस्टम भी नहीं था, एग्जाम ही नहीं हुआ। ठीक है। तो जब क्लास 9 में पहला एग्जाम होता है हाई स्टेक, और जो एक्चुअल एग्जाम है जिसमें इंडिपेंडेंटली बच्चों को उनकी असेसमेंट की गई, तो पता चला कि इन बेचारों की तो तैयारी नहीं थी। तो सिर्फ क्लास 9 के टीचर्स को यहाँ पे मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, यहाँ पे सिस्टम में जो फ्लॉ था उसको भी दूर करना वो चलता आ रहा है 2019 से, उसकी वजह से ये सारा कह रहे हैं आपके रिजल्ट का इम्पैक्ट आया है कि इतने बच्चे जो है वो फेल हो गए। अच्छा, दूसरा नकल के जो स्कैंडल्स हैं, ये नकल के केसेस भी हमारे सामने आ रहे होते हैं कि बच्चे किस तरह नकल मार रहे होते हैं एग्जाम देते वक्त, तो बड़ी हैरान कुन सी वो सिचुएशन हमारे सामने आती है कि अच्छा इतने तेज़ हो गए आज के बच्चे। हमारी दफ़ा तो इतनी चेकिंग होती थी जब हम बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे कि आप हल्की सी कोई अपनी ज्योमेट्री के अंदर भी चीज़ नहीं लेकर जा सकते थे, स्केल इवन दो के नहीं लेकर जा सकते थे जिसके ऊपर वो लिखे हुए होते थे नंबर्स। तो अब कैसे ये नकल इतनी आसानी से और खुले आम हो रही होती है, बुक्स खोल के बच्चे का वो पेपर्स जो है ना पूरा पूरा सोल्व कर रहे हैं, टीचर्स पास बैठे, इन्विजिलेटर जो है ना वो पास बैठा हुआ है, कैसे? अच्छा, ये मैं इस पे थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि हमारा जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में एक बड़ा क्रैकडाउन किया, ये जो बूटी माफिया इसको हम कहते हैं उस पे, और उसके रिजल्ट्स भी बड़े शानदार थे और एक तरह से एलिमिनेट कर दिया था उन्होंने। फिर बाद में एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जिस पे इस तरफ तवज्जो ना दी गई, ठीक है, और ये मसाइल थे। लेकिन 2024 लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें सीएम साहिबा की हिदायत पर जो हमारे मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, वो खुद, मैं एज चेयरमैन टास्क फोर्स, हमने डिफरेंट सेंटर्स पे गए और इंश्योर किया कि बूटी माफिया को मिटिगेट करना है, ख़त्म करना है। उस अज़्म के साथ जब हमने दौरे किए, इंश्योर किया, शॉर्ट कमिंग्स आइडेंटिफाई की जैसे आपने बताया, तो इस साल जो इम्तिहानात हुए 2025 के, पंजाब में पहली दफ़ा 900 से ज़्यादा सेंटर्स पे कैमरास लगाए गए और लाइव मॉनिटरिंग की गई। लाहौर बोर्ड में पूरा कंट्रोल रूम था और हमने यहाँ से बैठ के डीजी खान के बच्चों को भी मॉनिटर किया, यहाँ से बैठ के रावलपिंडी के बच्चों को भी मॉनिटर किया, यहाँ से बैठ के ननकाना साहब के बच्चों को भी मॉनिटर किया, और जो हमारे हार्ड सेंटर्स थे इंश्योर किया कि वहाँ पे चीटिंग ना हो। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हाईटेक चीटिंग डिवाइसेस जो हैं, देखने में वो एक
डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह है। उसमें एक सिम लगी हुई है और बच्चे के कान में एक छोटा सा माइक्रो रिसीवर है। ओके। तो वो ये होता था कि अब उसको अपेरेंटली पकड़ना तो नामुमकिन सा है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह के केसेस भी पकड़े और इंश्योर किया कि अब आने वाले सालों में इस तरह की चीटिंग माफिया के लिए कोई रूम नहीं बचेगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें लेजिस्लेशन भी कर, अच्छा, इस पे लेजिस्लेशन भी कर, ठीक है जी। मुजम्मिल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए। और हम बात कर रहे थे कि निज़ाम तालीम है जो, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है, इकदाम उठा रही है, तो उसके ऊपर हमने बात की। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। सैटरडे है, आपको याद होना चाहिए कि आज के दिन ख़ास तौर पर ये वाला सेगमेंट जो है ना हम आप लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारी ऑडियंस है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही है, तो उनके लिए ये सेगमेंट बड़ा ही कह लें कि बेनिफिशियल होता है। तो आजकल हमें हर कोई कहता है कि आपने सेहतमंद रहना है ना, तो आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट होगी तो आप फिज़िकली भी फिट रहेंगे, आप मेंटली भी फिट रहेंगे। तो इसी तरह सेम एग्जैक्ट अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो तब भी आप सही रहेंगे, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस कितना कह लें कि किस तरह किया जा सकता है बैलेंस। दूसरा ये वाकई वहाँ पर इसके ऊपर बात की जाती है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, किस तरह बैलेंस किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह टाइम दिया जाता है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तो उनसे बात करते हैं। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी कहते हैं कि बैलेंस, हमें हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारी जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे भी तो बैलेंस होना चाहिए ना, वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे पहले बताइए, ये जो इस्लाह है ये आई कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है ये वर्क लाइफ बैलेंस जो एक बोला जाता है? दूसरा कि ये वाकई हकीकी ज़रूरत है या सिर्फ आप समझ लें कि ये एक जो नारा लगाया जाता है ऑफिसेज में सिर्फ वही है? ये ट्रिकी बात आपने पूछी है। असल में कहीं पर तो जहाँ पर इसका एग्जिस्ट नहीं करता कॉर्पोरेट सेक्टर में, कई जगह ऐसी हैं जहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहाँ पर तो ये बिल्कुल ही नारा बन के रह जाता है इसमें मुनीबा। तो अदरवाइज बट दिस एग्जिस्ट। इनफैक्ट ये जैसे आपने पूछा कि इस्तेलाह कहाँ से आई है, ये 70s और 80s में जब हमारी जो हमने जनरेशन्स की जब बात की थी, तो जो बेबी बूमर्स थे उन्होंने जब ड्रेन आउट होना शुरू कर दिया, उनको अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ काम करने से ही ज़िंदगी नहीं चलती, बल्कि बच्चों को भी वक्त देना होता है, घर पे भी कुछ टाइम स्पेंड करना होता है, इसके अलावा भी ज़िंदगी है जिसको लेके चलना होता है। तो हम एक कहते हैं इसको व्हील ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर आप व्हील ऑफ लाइफ बनाए ना अपना और एक पेपर पे लिखना शुरू करें, 7-8 उसके सेगमेंट्स होते हैं कि आप उस व्हील ऑफ लाइफ में सेहत की तरफ कितना तवज्जो देते हैं इन अ पर्टिकुलर डे। पूरी लाइफ का नहीं आपने बैलेंस देखना, एक दिन का देखना है कि आप अपनी सेहत के लिए कितना टाइम निकालते हैं। ठीक है, यानी आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, बैलेंस डाइट जो आपने बात की है वो कितनी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी स्पिरिचुअल इनपुट के लिए क्या करते हैं। दिन में आप अगर नमाज पढ़ते हैं या मेडिटेट करते हैं तो कितना टाइम उसको देते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं, किसी आप थेरेपिस्ट से मिलते हैं या दोस्तों से गपशप करते हैं, तो ये सब आपकी। फिर इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए आप किताब कितना पढ़ते हैं। आप देखें, मैं अक्सर पढ़ रहा होता हूँ, बिल गेट्स को मैं फॉलो करता हूँ ट्विटर पर, वो हर साल 52 किताबें पढ़ता है, 52 बुक्स, और हर हफ्ते में एक खत्म करता है किताब। तो आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा अमीर आदमी और इतना बिजी भी तो होता रहता होगा ना वो। हाँ, एग्जैक्टली। उसके बारे में तो जोक्स बने हुए हैं कि उसके वो $10 गिर जाए तो वो उठाता नहीं है कि उसमें मैं 20 और कमा लूंगा। लेकिन वो किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल रहा है। तो इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए भी आप टाइम निकाल। फवाद साहब, जैसे आपने कहा कि कहीं पर ये कल्चर नहीं होता लेकिन सिर्फ नारा लगाया जाता है, हर इदारे में तो ऐसा नहीं होता ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस इदारे में वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाती है तो वहाँ पर किस तरह एम्प्लॉय को बताया जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह करना है? इसके लिए प्रॉपर सेशंस अब कंडक्ट करना शुरू किए हैं कंपनीज ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने। जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके साथ किया जाता है। मैं अमूमन एक इस तरह के सेशन में एक वीडियो प्ले करता हूँ, तकरीबन 100 साल पुरानी वीडियो है, जापानीज कंपनीज की। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर पंचिंग पैड बनाए हुए हैं जिसके ऊपर किसी बंदे की शक्ल बनी हुई है। तो आप अज्यूम करके कि ये बॉस है या ये कुलीग है, उसको आप पंच कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप बैठ के गपशप कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बाकायदा बनाया हुआ था सूट बूट में ना, एक बंदा जो कि सिर्फ सर की जगह नहीं है उसकी, तो वहाँ, और उसके सामने एक मिरर लगा हुआ है ना, वो खड़ा, आप वहाँ पर खड़े होके अपना, यानी आप सर वहाँ पर अटकाएंगे
और सूट पूरे का पूरा ज़ाहिर है एक डिफरेंट आदमी का है जिसका उन्होंने स्टेटस लटकाया हुआ है, तो वो कहते हैं कि आप अपने काम के ज़रिए यहाँ पे देखें कि आप अगले रोल पर यहाँ पहुँच सकेंगे। सो बजाय इसके कि अज्यूम करें आप फिजिकली वो देख सकते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज। तो अब कंपनीज ने बाकायदा जिम्स शुरू कर दिए हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जिम्स और ट्रेनर्स जो आपको आपके BMI के मुताबिक हेल्थ बताया कॉन्शियस करते हैं, वो बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये पाकिस्तान में हो रहा है, टॉप जो एलीट हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें हो रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में ये चीज़ उन्होंने इंश्योर की है कि आपने सिर्फ 5 बजे या 6 बजे जब ऑफ होता है, इट इज़ योर चॉइस के घर चले जाएं या आप जाके कहीं पे एक्सरसाइज कर लें, या इवन हमारे जिम पे भी रुकना चाहें आप ये कर सकते हैं, आप ब्रेक में रुकना चाहें कर सकते हैं। तो वहाँ पर पूरी ये चीज़ मौजूद है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या ये भी है कि सिर्फ काम करना है या फिर मौसर अंदाज में अच्छे तरीके से काम करना है? इसका मकसद बिल्कुल यही है कि मौसर अंदाज से काम करना, अच्छे तरीके से काम जी 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 बिल्कुल। हमने एक दफ़ा ये बात भी की है, मैं रिपीट करूंगा इस जगह पर, कि एक कंपनी ने जापानीज ही कहते हैं, जापानीज की कोई मिसाल ना दिया करें, वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उनके से अच्छी मिसालें आ रही हैं। उन्होंने एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक वॉच दी जो ये भी मॉनिटर करती है कि आप कितने आवर्स में डीप स्लीप में गुजारे हैं आपने। यानी अगर आप रात को लेट से वो कहते हैं कि 8 बजे 9 बजे आपको सो जाना चाहिए, तो 9 से 4 बजे तक अगर आप सो रहे हैं तो डीप स्लीप का टाइम शुरू होगा अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के 10 बजे से 2 बजे, 10 से 2 बजे तक आप डीप स्लीप में रहेंगे। ठीक है। उनका कहना ये है कि ये फितरत के साथ अलाइंड टाइमिंग है। हो सकता है आप अगर 10 बजे सोए हैं तो 11 बजे का टाइम सूट नहीं करता। तो अगर आपने 10 से 2 बजे तक डीप स्लीप ली है, जो कि घड़ी मॉनिटर कर रही है, उसमें ऐसी डिवाइस फिट है कि जो मॉनिटर करेगी, तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे, और फ्रेश उठेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो अगर आप लेट आवर्स तक जाग रहे हैं और घड़ी आपको इंटीमेट कर रही है कि आप लेट आवर तक जागे हैं, तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। सो उनकी वो जो वॉच है वो इंश्योर कर रही है वर्क लाइफ बैलेंस, कि आप घर पे भी वक्त पर सोएं, अच्छा काम करें आप, और सुबह आप फ्रेश उठें और फिर मेहनत करके काम करें, बजाय इसके कि आप सोई हुई आंखों के साथ सुबह आके काम करेंगे तो इफेक्टिवनेस वो नहीं होगी। तो ये बड़ी अच्छी जापानीज वाकई हमसे आ गए यकीनन वाकई, लेकिन एटलीस्ट हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं हम, क्योंकि वो भी तो इस दौर से गुजरे होंगे और उन्होंने वो एग्जांपल्स फिर सेट किए ना हमारे लिए, कि जो गुजर रहा है वो इस तरीके से वो उस चीज को ओवरकम कर सकता है। अच्छा, दूसरा फवाद साहब मुझे बताइए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कहा जाता है कि दफ्तर में जो ज्यादा वक्त गुजारता है उसी को कामयाबी मिलती है, वही अच्छा काम कर लेते हो, तो फिर बैलेंस कहाँ आएगी? देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, आई मस्ट से दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। ये वही बात है जो बेबी बूमर्स और अर्ली डेज वाले जो थे ना, उनके यहाँ ये पाया जाता था कि जो जितना ज्यादा वक्त गुजारता था उसको हार्ड वर्किंग कहा जाता था, और उसके बाद उसको प्रमोशंस भी मिलती थी। बिल्कुल। तो हमने कोशिश की कि कॉर्पोरेट वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से बात की जाए। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मुख मोड़ना यार दा कम नाही, मुख मोड़ना यार दा कम नाही, यारी तोड़ना प्यार दा कम नाही, यारी तोड़ना प्यार दा कम नाही, सिर कदमां ते करांगी रांझ आवे, सिर कदमां ते करांगी रांझ आवे, जिन्हें कहेगा करांगी राज आवे, जिन्हें कहेगा करांगी राज आवे, दम नाल दम परांगी राज आवे, दम नाल दम परांगी राज आवे, जिन्हें कहेगा करांगी राज आवे, जिन्हें कहेगा करांगी राज आवे। तेरे हुक्म ते जान निसार करसा, ओ निनी दा निनी दा गारे पामा दा पासा, निनी दा 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 निनी दा 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 दा, तेरे हुक्म ते जान निसार
प्यार कर सा तेरे हुक्म ते जान दी प्यार कर सा तेनू सोने रज के प्यार कर सा तेनू सोने रज के प्यार कर सा तेरा पानी भी परांगी रांझिया वे तेरा पानी भी परांगी रांझिया पमा सा नी दा गा नी दा नी दा गा नी दा 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 तेरा पानी परांगी रांझिया वे जीवे करांगी रांझिया वे जीवे कवेगा करांगी रांझिया वे दम नाल दम परांगी रांझिया वे दम नाल दम परांगी रांझिया वे जीवे कवेगा करांगी रांझिया वे जीवे कवेगा करांगी रांझिया वे। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और जब कोई अच्छा सिंगर आता है ना तो पता चल जाता है। और माशाल्लाह हमारे साथ इस वक्त एहसन मौजूद है, एहसन अशरफ मौजूद हैं, साथ ही साथ ढोलक पर उबैद गिल मौजूद है और गिटारिस्ट जोएल सलीम ने भी हमें आज ज्वाइन किया है। और क्या ही शानदार आगाज़ किया है उन्होंने इस सेगमेंट का। और जो ये वाला गाना है ये तो मेरे ख्याल से हर किसी के ज़ुबान पर जो है ना वो आजकल चल रहा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इंतखाब भी किया है। एज़न वेलकम कहते हैं आप तीनों को। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है तीनों? माशाल्लाह आपकी आवाज़ वैसे ही बड़ी अच्छी है और जब ये जो तड़का लगाते हैं ना आप, वो क्या बात है। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आजकल? क्या तैयारी श्यारी कर रहे हैं नए गाने की? क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल तैयारी श्यारी तो गाने की चल रही। मैं असल में ना म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ। अच्छा, चलो दैट्स गुड। म्यूजिक भी खुद ही कर रहा हूँ और गा भी, मतलब इस तरह सिलसिला कार चल रहा है। मतलब बिजी चल रही है आजकल? बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी, शुक्र है। क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं ना, कुछ लोग नए भी होते हैं ना, उन्हें बताएं पहले क्या करते थे, कब शुरू किया था? हाँ, पहले मैं ये है कि साथ से पढ़ाई भी कर रहे हैं? साथ साथ पढ़ाई मैं कर रहा हूँ। हाँ जी। और ये कि शुरू मैंने 15 साल हो गए मुझे इस काम में, तो बचपन से ही ज़ाहिरी बात है। असल में मेरे वालिद साहब को शौक था इस चीज़ का। सही है। तो उन्होंने बस मुझे साथ, असल में वो खुद भी ऑडियो इंजीनियर है, ऑपरेटर है साउंड। क्या बात तो है। जाके शोज़ पे सिंगर्स को देख देख के तो ऐसे शौक मेरे अंदर भी पैदा हुआ, तो इस काम में आ गए। तो मतलब आपका जब आपने गाया तो पहले जो फादर ही थे, पहले पर्सन जिन्होंने तुम गा सकते हो, अच्छा गा रहे हो, उन्होंने आइडेंटिफाई किया आपके अंदर क्या जो टैलेंट था। क्या बात है। जोएल, आपसे पूछना चाहूँगी, आप भी साथ साथ गिटार बजा रहे, साथ साथ गाने का भी शौक है आपका? जी जी। तो गा लेते हैं, प्रॉपर सिंगिंग क्लासेस ली हैं, सीखा है, या अभी सिर्फ स्टार्ट किया है गाना? जी, ये स्टार्ट किया है। बेसिकली मैं गिटार बजाता हूँ ऑलमोस्ट। अच्छा। 6 से 7 ईयर हो गए हैं, तो फिर मैंने कहा गाना भी ज़रूरी है साथ साथ। ठीक है। बल्कि आज बैठे हुए थे हम बाहर, तो असल में कव्वाली का ना थोड़ा सा, मैं कव्वाली भी करता हूँ बेसिकली। अच्छा। तो पूरा वो साथ एक पूरा ग्रुप होता है, तो आपको पता है ये थोड़ा सा जोर भी लगता है इस काम में। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि चलो यार मेरा ना थोड़ा सांस, मतलब आप साथ दे देना, साथ दे देना। नहीं, अच्छी बात है। और वो जब आपका साथ आता है और एक जैसी जब टोन आती है ना, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो दोनों जब गा रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो उबैद जो है उनके साथ तो पहले भी हमने मुलाकात रही है, उनका हम ढोलक सुनते रहते हैं कि बड़ी अच्छी वो भी ढोलक बजाते हैं। तो अभी गला सही है ना? नहीं सही। और सुन सकते हैं ना आपसे? क्या सुनाएंगे फिर? चलें एक आपको मैशअप सुनाते हैं। चले जी, डन। जी शो। जदों दा तू तके आए होया बुरा हाल वे, दिल मेरा चांदा हुण रवां तेरे नाल वे। जदों दा तू तके आए होया बुरा हाल वे, दिल मेरा चांदा हुण रवां तेरे नाल वे। दिल नूं दिल दियां लगियां ने मारिया, सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया। सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया, सानू चन माया तेरी ठगियां ने मारिया।
चन माया तेरी ठगियां ने मारिया दा रे दा 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 रे दा सा दा पा सा नि दा वा मा पा दा नि दा वा मा गा गा मा पा दा वा मा गा रे रे दा मा पा मा गा रे दा नि दा गा रे दा सानू जन माया तेरी ठगियां ने मारिया सानू जन माया तेरी ठगियां ने मारिया नित खैर मंगा सोने मैं तेरी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी रे दा 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 रे दा रे दा सा दा रे दा 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 रे दा रे दा सा दा रे 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 दा रे
Sare da da re ni da re mama, sare da da re ni da re papa, sare da da re ni da re nini, sare da da re ni da re da 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 ni gani baba mama mama re mare re da ni gani baba mama mama re mare da ni gani baba mama mama re maba आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा अखियां उड़ीकदियां दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया आजा मेरे हानियां वास्ता ही प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां तू माने या ना माने दिलदारा तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया ए दस होर केड़ा रब दा दवारा दस होर केड़ा रब दा दवारा असा ते तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहू 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 रे दा 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 रे दा दा रे गा 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 रे गा मामा गा रे दा दा रे गा 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 रे गा मामा गा पापा बगा मामा मा पापा बागा पापा बगा गा गा मामा मा पापा बागा Dani dani da ba ba ma ba ma ga ma ga re ga ma ba ga ma ga re ga ma ba ga ma ga re ga ma ba re da re dani da re ga 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 re ga ma ma ga re da re dani da re ga 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 re ga ma ma ga आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां जदों दा तुरस गए साडे नाल डोलना जदों दा तुरस गए साडे नाल डोलना साडे नाल डोलना जदों दा तुरस गए साडे नाल डोलना भुल गया कानू बनेरे उत्ते बोलना आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा तेनू अखियां उड़ीकदियां आजा ढोलना तेनू अखियां उड़ीकदियां
क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। ना सिर्फ हम एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय कर रही हूँ, बल्कि मेरे पूरे स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हो, और आप लोग भी खूब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। एहसन की आवाज़ को हमारे जो जॉयल हैं उन्होंने क्या खूबसूरत जो है गिटार बजाया है, और ढोलक की थाप पे तो वैसे ही आपको पता है कि लोग जो है ना वो झूमना शुरू हो जाते हैं माशाल्लाह, और जब इस तरह का तड़का लगे तो वो 4 चांद लग जाते हैं। और आज एहसन ने हमारे शो को, लास्ट सेगमेंट को 4 चांद लगा दिए। तो एहसन जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप जैसे जो नौजवान हमें देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि मतलब किसी भी काम में आप लगे हुए हैं तो बस लगे रहें, हिम्मत ना हारें, और ये कि खुदा पे यकीन रखें, सब बेहतर हो जाएगा। बेशक ऐसे ही है, आप मेहनत करते रहे, मेहनत का फल ज़रूर आपको मिलता है। थैंक यू सो मच। एहसन हमारे साथ मौजूद थे, जोयल ने हमें आज ज्वाइन किया था। थैंक यू जोयल, आप भी आए, और बहुत शुक्रिया उबैद, आप भी आए हमारे जो है ना आज के सेगमेंट का हिस्सा बने। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।